नमस्कार। आज हम आप सबको बताने वाले हैं हिंदी ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है समास। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं तथा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आप सब भली भांति जानते हैं, शायद आप सब स्टूडेंट्स हैं, अभी आप सबको उतना अनुभव नहीं होगा, बट हम बता देना चाहते हैं कि समास हिंदी ग्रामर का वो टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। और आगे जिस चीज में हिंदी आता है, ग्रामर आता है, तो समास जरूर रहेगा, ये फिक्स है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। समास क्लास 10th और 12th वाले छात्रों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। अच्छा, समास पढ़ाने, एक सेकंड पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, समास पढ़ाने के लिए पढ़ाने से पहले हम आप सबके लिए कुछ नोट्स वगैरह तैयार कर दिए। ये नोट्स क्यों तैयार कर चुके हैं? क्योंकि आप सब अच्छे तरीके से लिख पाएंगे अपने, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अच्छे तरीके से लिखिएगा। अभी लेक्चर समझिए, पूरे लेक्चर जब सुन लीजिएगा ना, तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा, कोई टॉपिक फंसेगा ही नहीं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप होगा आप सब में। तो चलिए अभी हम चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहला मकसद है अपना जानना कि समास क्या होता है। ठीक है, समास क्या होता है तो समझिए। समास ये वो शब्द है जो उसको डिनोट करता है यदि कोई दो शब्द है, जैसे माता और पिता, ये दो शब्द के मिला करके और एक नया शब्द बना दे, माता पिता, तो दो शब्दों के, दो अलग अलग शब्दों के मिलन से एक नया शब्द बन जाता है, यही समास कहलाता है। देखिए यहाँ माता अलग शब्द था, और क्या किया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया, और इसको किसको जोड़ा, माता को और पिता को, और इन दोनों को मिला करके एक नया शब्द तैयार हो गया, माता पिता। तो ये समास कहलाएगा, परंतु क्या ये समास कहलाएगा? नहीं। वैसे ही बताते हैं, भाई और बहन, भाई और बहन, क्या सोचते हैं ये समास है? नहीं। भाई और बहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और, परंतु इसको समास के रूप में लिखना चाहे तो भाई बहन या बहन भाई, भाई बहन या बहन भाई, इन दोनों में से कोई कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नील और कंठ, इनको अगर जोड़ करके लिखे, नील और कंठ, इन दोनों को जोड़ करके लिखे तो क्या हो जाएगा? नीलकंठ। नीलकंठ उन्हीं को बोलते हैं जिनका कंठ कैसा होता है? नीला। महादेव को बोलते हैं ना, शंकर भगवान को। तो जब दो शब्द को बीच में जोड़ दिया जाए किसी दूसरे शब्द के साथ, और वो दोनों को जोड़ने के बाद एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, तो वही कहलाता है समास। ठीक है। अब समास कितने रूप का होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो बुआ समास को समझते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके नोट्स को लिखने के लिए देखिए हम यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, और यहाँ से आप सबको हम स्क्रीनशॉट दिला देंगे, और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्लीट अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। पहले लेक्चर समझ जाइए, उसके बाद समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं द्वंद्व समास। देखिए बच्चे सब को पूछते, क्वेश्चन बच्चे लोग से पूछा जाता है कि कौन कौन सा समास है। जैसे अगर आप अभी क्लास 12th में होंगे या 10th में होंगे, तो आपसे तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा कि समास क्या है, परंतु ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा कि दे देगा कि बताए कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास है। ये पहचानना होता है। समास 6 तरह के होता है, और इन 6 को आज हम पूरे तरीके से, बढ़िया तरीका से समझा देंगे, कुछ क्वेश्चन लगा देंगे, और जब पार्ट 2 लाएंगे वीडियो तो उसमें कंप्लीट क्वेश्चन लगा देंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी समास में दिक्कत ही नहीं होगा। द्वंद्व समास दूसरा जो प्रकार होता है, इसको बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, समास का जो तीसरा प्रकार होता है, इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। देखिए ये जरूरी नहीं है कि यही तीसरा प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है। अगर हम चाहे तो कर्मधारय को यहाँ लिख सकते हैं, द्विगु को यहाँ लिख सकते हैं, ये सब चीजों में नहीं पड़िएगा। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। चौथा जो प्रकार होता है, इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। 5वें नंबर पे हम लिखना चाहते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। और 6ठे नंबर पे हम लिखना चाहते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि को 6ठे नंबर पे क्यों लिखे हैं, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि हम एक ऐसे शेड्यूल से इसको ढांचा किए हैं ताकि आप सबको बारीकी से कंसेप्ट समझा सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी समास है ना जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उन दोनों के बीच में अंतर को समझना बहुत टफ हो जाता है, और इसीलिए हम इन सबको एक
बेहतरीन तरीके से सजा रखे हैं, ठीक है। इधर उधर कर सकते हैं, जब आप सब एक्सपर्ट हो जाइएगा ना इन सब चीजों में, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट शुरुआत है तो ऐसे ही लिखिएगा। और 6 नंबर में जो होता है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास। अब इनको हम लोग जानेंगे बढ़िया तरीका से। देखिए बहुब्रीहि को जनरली ऐसे भी लिखते हैं, बहुब्रीहि समास। चलिए वैसे ही लिखिएगा। मुख्य रूप से हम लोग आज यहाँ समझने वाले हैं फर्स्ट में द्वंद्व समास। फर्स्ट नहीं, सब समझ जाएंगे आज द्वंद्व समास क्या होता है। पहले समास तो जानते हैं ना, दो शब्दों के मिलन से एक जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, तो ऐसा दो शब्दों का मिलन होना चाहिए जो दोनों शब्द बिल्कुल स्वतंत्र हो तथा दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो। कहने का मतलब क्या हुआ, समझा देते हैं। द्वंद्व समास यानी दो शब्द जो होना चाहिए जिनका हम अभी मिलन कराने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र प्लस एक दूसरे का विपरीत। देखिए एक दूसरे का विपरीत हो भी सकता है और कभी कभी कंडीशन होता है ना, कभी सही असंयोग से जब अविपरीत वाले भी द्वंद्व हो जाता है, परंतु स्वतंत्र होना चाहिए, ये जरूरी है। अब स्वतंत्र मतलब क्या हुआ तो समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं। जैसे देखो बाबू, माता पिता और लगा देंगे तब तो समास होगा ही नहीं, लेकिन माता पिता ये समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। कैसे जाने की द्वंद्व समास, तो देखो माता और पिता ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, इन दोनों को अगर अलग भी कर दिया जाए तो ये अपने आप में एक अर्थ बना लेता है। माता मम्मी को बोलते हैं, पिता पापा को बोलते हैं। अच्छा ये बताइए अगर हम बोले माता कलन, इसको मिलाकर बनता है माताकलन। अच्छा ये बताइए माताकलन एक शब्द है, अभी बताइए माता माता तो ठीक है, क्या कलन कोई शब्द है अभी नहीं, तो ये अनर्थ है। तो यहाँ पे ये जो है द्वंद्व समास नहीं कहा जाएगा। द्वंद्व समास तब भी होगा जब दो शब्द बने और दोनों शब्द अपने आप में स्वतंत्र हो, पूरा मीनिंग बनाता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, तब भी वो द्वंद्व समास कहलाएगा। चलिए इसको समझते हैं और बारीकी से। यहाँ दिया गया है समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, द्वंद्व, फिर द्विगु, फिर कर्मधारय जो हम पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो ये आप सबके राइट डाउन करने के लिए है, समास किसे कहते हैं नहीं कहते हैं सब हम कुछ लिख चुके हैं। आइए यहाँ समझते हैं कुछ द्वंद्व समास का कुछ प्रकार वगैरह के बारे में। तो चलिए यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो अभी जस्ट बताया ना कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और दूसरा पद भी। प्रधान का मतलब स्वतंत्र हो, वो दोनों अपने आप में एक मीनिंग निकालता हो, उन दोनों में अपने आप में एक सेंस निकलता हो। अब जैसे देखिए राम लक्ष्मण, राम पहला पद, लक्ष्मण दूसरा पद, ये दोनों में अपने आप में एक मीनिंग निकल रहा है ना, निकल रहा है। राम भी एक अलग मीनिंग बना सकता है, लक्ष्मण भी एक अलग शब्द है। और इन दोनों किससे बना है, तो राम और लक्ष्मण, और को हटा दिए तो ये बन चुका अब क्या, समास। समझे, नमक और मिर्च, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, नमक मिर्च। देखिए नमक और मिर्च ये दोनों अलग अलग शब्द बन सकता है ना, बन सकता है। और दो शब्दों को मिला दिए एक नया शब्द बन गया, तो इसी को बोल दिए द्वंद्व समास। ऐसे कृष्ण और बलराम यानी कृष्ण बलराम। ऐसी नर नारी, नर नारी जानते हैं ना, नर का मतलब लड़का और नारी का मतलब होता है लड़की यानी पुरुष, और ये हो गया महिला। नर और नारी को मिला करके क्या बोला जाता है, नर नारी। दाल और रोटी मिला करके क्या बन गया, दाल रोटी। तो इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कुछ हम बहुत सारे उदाहरण भी और दे दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि इन सबको एक नजर दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। देखिए द्वंद्व समास का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। छोटा बड़ा देख रहे हैं, एक दूसरे का विलोम भी है, अभी हम बताए थे ना कि एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए था। देखिए एक छोटा तो एक बड़ा, और ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। रोटी कपड़ा, देख रहे हैं, रोटी इसके विपरीत कपड़ा, और रोटी भी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, यानी रोटी भी कोई शब्द है और कपड़ा भी शब्द है। रात दिन, रात इसके विपरीत क्या है, दिन, और रात भी एक स्वतंत्र शब्द है, यानी रात भी किसी को बोलते हैं ना, रात होता नहीं जनरली, रात जैसा भी रात है। अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं रात के ही समय में बना रहे हैं, और यहाँ दिन, ठीक है। उसी तरीके से देखिए निशी प्लस वासर, निशी वासर, देखिए निशी और वासर को बोलते हैं माँ बाप, अभी बताया ना जस्ट नाउ। अब चीजें को समझ गए होंगे, ये सब इसलिए लिखा गया है ना ताकि आप सब एक नजर दे देंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा।
इन सब चीजों को लिख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये बाद में लिख लीजिएगा खुद से। चलिए और आगे समझते हैं। आगे जो हम लोग समझने वाले हैं वो है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास क्या होता है उसको अभी हम बारीकी से समझाते हैं आप सबको। द्विगु समास किसे कहते हैं तो समझिए यहाँ। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास का मतलब होता है ना, समास का मतलब ही होता है कि दो शब्दों का मिलन होना चाहिए। और द्विगु का मतलब हुआ ना, द्विगु, द्विगु समास तब होगा जब दो शब्दों में से एक शब्द जो होना चाहिए वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, सांख्यिकी या संख्यात्मक होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, यानी किसी ना किसी काउंटिंग नंबर से होकर के मिल करके बना हुआ होना चाहिए। जैसे बोलेगा कि 5+वटी बन चुका पंचवटी, ये बताइए तो पंचवटी, पंच, 5 से मिलके बना पंचवटी, तो इसी को बोलते हैं द्विगु समास। अभी बहुत सारा, जैसे 4 गो राह होता है ना, जहाँ एक एक ऐसा मोड़ होता है बाबू जहाँ पे 4 रास्ता आकर के मिलता है, उसको बोलते हैं चौराहा। अब बताओ चौराहा, चौराहा कैसे हुआ, तो 4 गो राह है ना, 4 ठो राह, यानी ये संख्या से मिल करके बना, 4 राहों को बोलते हैं चौराहा, इसीलिए संख्या से मिल करके बना, इसीलिए ऐसे समास को क्या बोलेंगे, द्विगु समास। और देखिए जब 3 कोण मिल करके आपस में, सॉरी 3 भुजा मिल करके एक आपस में कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण, 3 कोण के 3 भुजा मिल करके जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। देख रहे हैं 3 का बोध करा रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐसे ऐसे को, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, दो शब्दों का मिलन से जो समास बनेगा उसमें से पहला शब्द संख्यात्मक होना चाहिए, यानी संख्या से रिलेटेड होना चाहिए, नंबर, काउंटिंग नंबर से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए पंचवटी, त्रिलोक, चौराहा, अष्टयाधि, चतुर्थ वर्ण, पंचतत्व, पंचतत्व तो जानते हैं ना आप सब, 5 तत्वों से मिलकर बना जो भी शब्द होता है या जो भी व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, जैसे जितना मानव लोग है वो सब 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जनरली कहा जाता है एक अध्यात्म है, तो लोग मर जाता है तो बोलता है ना कि पंच तत्वों में मिल चुके हैं, तो पंच तत्व यानी 5 तत्वों से मिलकर के बना। 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों को बोलते हैं 9 ग्रह। तो ये सब का जो पहला लेटर है ना, यानी पहला जो अक्षर है, या जनरली अक्षर ना बोलिए, पहला शब्द है वो क्या है, तो संख्यात्मक है, यानी संख्या से मिलकर के बना है। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे जितने शब्द बनेंगे या ऐसे ऐसे जितने समास होंगे वे सब समास को क्या बोलेंगे, द्विगु समास। क्लियर हो गया। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो शब्द से मिलकर के जो समान और समास बना, दो शब्दों से मिलकर जो समास बनेगा वे दोनों शब्द स्वतंत्र होता है, पहला भी स्वतंत्र दूसरा भी स्वतंत्र, ठीक है, अपने आप में एक मीनिंग देगा। और इसमें क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर जो समास बनेगा उसमें पहला जो शब्द होता है वो संख्यात्मक होता है, यानी संख्या की बात करेगा। अब जैसे हम मान के चलिए ऐसे अनजाने में कोई एक शब्द ले लिए, ठीक है, अभी पता करते हैं कि क्या वो ऐसा है कि नहीं, कौन सा समास है, चलिए देखते हैं। अभी आप बताइएगा कि कौन सा है। अब बताइए, यहाँ पे हम बता दिए चतुर्भुज एक लिए, बताइए तो क्या आपको लगता है कि ये द्वंद्व समास है। चतुर्भुज, 4 भुजा, यानी ये संख्या की बात कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। आगे चल के बहुत सारा राइट डाउन किया गया है और जो भी राइट डाउन किए हैं ना उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया है, क्योंकि समास ग्रामर वगैरह में कुछ फिक्स रहता है कि यही पूछने वाला है, ठीक है। और जैसे मान के चलिए अब द्वंद्व समास का उदाहरण लेना होता तो द्वंद्व समास का बहुत सारा, अब जैसे मान करके चलिए भाई बहन, भाई बहन, अब देखिए अलग अलग सेंस हो गया ना, इसमें कोई संख्या की बात थोड़ी ना कर रहा है, ये दो अलग अलग शब्द अलग अलग सेंस दे रहा है और ये दोनों मिलकर के एक नया शब्द बना चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वंद्व समास, समझ गए। ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे बोलेंगे देश विदेश। अब ये बताइए, देश विदेश हम लोग घूमने वाले हैं, घूम नहीं चुके हैं बाबू, घूमने वाले हैं, ठीक है। देश विदेश, क्या ये संख्या की बात कर रहा है, नहीं, संख्या की बात नहीं कर रहा है, दो अलग अलग शब्द मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, और यही कारण है कि क्या बोलेंगे इसको, सॉरी द्विगु नहीं, इसको बोलेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। अब ऐसी अगर बात किया जाए तो गांव शहर, बताइए तो क्या गांव शहर ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास तो तब ना होगा जब संख्या की बात करेगा। ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। हमें नहीं लगता है कि अब द्विगु और द्वंद्व में आप सबको दिक्कत होने वाला है, किसी भी कीमत दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए अभी द्विगु पढ़ा रहे थे ना, अठन्नी,
अठन्नी, जान रहे हैं, 8 अन्नी, उसी को बोलते हैं अठन्नी। 8 से बना हुआ है अठन्नी, समझ रहे हैं ना। तो ये नंबर की बात कर रहा है, इसी की वजह से ये सब कौन सा समास है, द्विगु समास। देख रहे हैं, त्रिवेणी, दुअन्नी, चौवन्नी, पहले के जमाने में होता था दुअन्नी, चौवन्नी, अठन्नी, अब नहीं है, ये सब बंद हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जितने भी शब्द आते हैं ना, तो इन सबको बोलते हैं द्विगु समास। खैर ये हम राइट डाउन कर दिए हैं, जिस आप सब एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब जो आता है वो अपना है कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है तो समझिए, देखिए कर्मधारय में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, समझ ही नहीं पाता है ना कर्मधारय क्या है। तो अभी हम समझाते हैं। देखिए कर्मधारय समास किसको कहते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का मतलब होता है कि ये भी समास दो शब्दों के मिलन से ही बना हुआ है, दो शब्द को मिलाने के बाद ही बना। लेकिन अंतर ये होता है कि बस अभी हम लिखते हैं दो, इसी से अभी समझा देंगे कर्मधारय समास में क्या अंतर है। एक लिखते हैं नीलगाय, ठीक है, और एक लिखते हैं गाय भैंस। देखिए जनरल शब्द इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि आप सब समझ सके, और यही सब तो पूछता ही है, तो जो पूछता है वही लेना होगा ना। गाय भैंस, लोटा डोरी, दिन रात, कालों के काल, यही सब पूछता है, तो इसीलिए ऐसा लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए नील गाय, ये यहाँ दो शब्द है, यहाँ भी दो शब्द है, लेकिन ये दोनों अलग अलग शब्द है। और जब दो अलग अलग शब्द कंप्लीट मीनिंग बनाता है तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। लेकिन ये भी दोनों अलग अलग शब्द है। लेकिन देखिए नील गाय, ये गाय की विशेषता बता रहा है। गाय कैसा है तो नीला है, उसी को बोलते हैं नीलगाय। गाय कैसा है, नीला है, उसी को बोलते हैं नीलगाय, ठीक है। अब बताइए, बोलेंगे काला टोपी, काला टोपी, इसका मतलब ये द्वंद्व हुआ कि कर्मधारय समास हुआ। तो देख रहे हैं काला टोपी, टोपी की विशेषता बता रहा है कि काला है। तो जब विशेषता बताता है पहला शब्द, दोनों में से कोई बता सकता है, विशेषता बताएगा, या तो पहला शब्द विशेषता बताएगा और नहीं तो दूसरा शब्द विशेषता बताएगा, तो वही हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे यहाँ हम बताते हैं, देखिए चरण कमल, ऐसा जिसका चरण कैसा हो, कमल की समान, उन्हीं को बोलते हैं चरण कमल, भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि दोनों को मिलाएगा और तीसरे के बारे में बात करेगा। लेकिन क्या द्वंद्व समास में ऐसा होता है, द्वंद्व समास में ऐसा होता है, नहीं, द्वंद्व समास में ऐसा नहीं होता है। द्वंद्व समास में दो शब्दों को मिलाने के बाद एक नया शब्द बन जाता है, वो वही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो शब्द को मिलाएंगे, अब पहला शब्द न तो दूसरा शब्द उसी पहला या दूसरा का गुण बताता है। अब देखिए काली टोपी, टोपी कैसा होना चाहिए, काली, टोपी की विशेषता बता रहा है ना। यहाँ देखिए घनश्याम, यानी जिसका घन हो समान, एक समान, काला जनरली काला बोलते हैं, घन समान हो, ठीक है। शुभागमन, लाल रुमाल, सज्जन, नीलकमल, नीलकंठ, नीलकंठ जानते हैं, नीलकंठ का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनका कंठ हो नीला। महादेव को कहा जाता है ना, जब वो समुद्र मंथन के समय विष पी लिए थे तो यहाँ नीला हो चुका था कंठ, हाँ, तो उन्हीं को बोलते हैं नीलकंठ, जिसका कंठ हो नीला। यानी दो शब्द के मिलाने के बाद एक ऐसा शब्द तैयार होता है जिनमें से उसी में का कोई शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, तो ऐसे शब्द से जो समास बनेगा उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जनरली अगर इसको आमतौर पे बोलते हैं हिंदी ग्रामर की भाषा में, तो उसमें बोलते हैं कि एक में विशेषण होता है और दूसरा में विशेष होता है। अच्छा देखिए लाल मिर्च, लाल मिर्च, लाल प्लस मिर्चा, दो के मिलाने के बाद समास बना ना, लेकिन उसी में विशेषण बता रहा है कि मिर्चा कैसा है, लाल है। तो जब विशेषण उसी में बताने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और जब उसी में बताने वाला विशेषण नहीं है, दो अलग अलग नाउन है, अलग अलग प्रकार के हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, संबंध है विपरीतार्थक है, एक दूसरे का विपरीत है, तब वो द्वंद्व हो जाएगा। और जब दो के मिलन से पहला संख्या की बात करेगा तो द्विगु हो जाएगा। तो द्वंद्व समझ गए, द्विगु समझ गए, और अभी क्या समझ गए, कर्मधारय, तीन समझ गए, तब तीन और बचा है, उसको भी समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए नरसिंह, नरसिंह मतलब समझ रहे हैं ना, जिनका सिंह हो नर की समान, समझ रहे हैं ना, हाँ, सॉरी, नर हो सिंह की समान, नर मतलब समझे ना आदमी,
जो मेल हो, सिंह की समान, नरसिंह समझते हैं, भगवान विष्णु जो है मारने के लिए, जिस जब वो ना होलिका दहन किया जाता है तो उस समय नरसिंह का ही अवतार लिए थे, किसको मारने के लिए, होलिका को, समझ गए, होलिका दहन होता है ना, हाँ, किसको बचा रहे थे, आप सब देखते हैं विष्णु पुराण वगैरह देखिएगा, उससे नॉलेज होता है, ज्ञान मिलेगा, सीख मिलेगा, हर अध्यात्म के राहों पे चला जाता है। चलिएगा, चलिए आगे है भाई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है, समास से बने हुए जो पद होते हैं उसको तत्पुरुष समस्त पद बोलते हैं। समस्त पद यानी जाने, दो शब्द को मिला करके और जो नया शब्द बनेगा उसको समास बोलते हैं, और जिस पद से बनता है उसको समस्त पद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है, पहला पद होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वो हमेशा कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह, कर्ता की चिन्ह, और जो दूसरा पद होता है ये प्रधान होता है, यानी ये मेन होगा। अब कारक चिन्ह क्या क्या होता है, तो बस अभी हम समझा देते हैं तत्पुरुष समास का मतलब कारक चिन्ह क्या क्या होता है, समझ जाइए। यहाँ अभी जस्ट हम क्लियर कर ही देते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहला पद जो है वो कारक चिन्ह होगा, और उसके बाद दूसरा पद जो है वो स्वतंत्र पद होगा। अब कारक चिन्ह क्या है, अगर इसको समझ जाइएगा ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कारक चिन्ह किसको बोलते हैं, जैसे पहला शब्द से पहले या तो यथा लगा हुआ रहेगा, नहीं तो अ लगा हुआ रहेगा, नहीं तो ब लगा हुआ रहेगा, ये सारे चीजों को बोलते हैं कारक चिन्ह। यथा, अ, ब, या शुरू में न लगा हुआ रहेगा, या बहुत सारे, जैसे मुख्य रूप से बोलते हैं ये भर भी लगा हुआ रहेगा, अनु लगा हुआ रहेगा, केव लगा हुआ रहेगा। तो ये शब्द जब लगा हुआ रहता है ना तो इसको बोलते हैं कारक चिन्ह। अब जैसे समझाते हैं, देखिए यहाँ अधर्म, जो किसी भी धर्म, जो बिन धर्म के रास्ते पे नहीं चले उसको बोलते हैं अधर्म। देख रहे हैं, शुरू में अ लग गया यानी कारक चिन्ह लग गया ना। और जब दो शब्द का मिलन होता है और दो शब्द में पहला शब्द कारक चिन्ह हो तो उसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह अभी हम लिखवाए है ना यहाँ, देखिए यही कारक चिन्ह होता है। इन 6-7 को याद कर जाइएगा बढ़िया तरीके से, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए, अधर्म, अनिष्ट, अ लगा हुआ है ना, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हो, अनाचार, अनाचार, अनर्थ, अशिष्ट, अमंगल जिसका मंगल नहीं हो, अनुतीर्ण जो उत्तीर्ण नहीं हो, इस सब में अ लगा हुआ है ना, तो अ लगा हुआ रहता है, यथा लगा रहता है, हाँ कभी कभी यदु भी लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा, यदु नंदन, देखिए यदु भी लगा हुआ रहेगा एक चीज, हाँ यदु वाले भी, ठीक है, इत्यादि कर लीजिएगा। जनरल मुख्य रूप से देखिए 3 आएगा, एक यथा, एक अ और एक ये अनु, ये तीनों मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवाए हैं ताकि याद रखिएगा। जिस शब्द में ये सारे शब्द आ जाए, जिस समास में ये सारे शब्द शुरुआती अक्षर में आ जाए, वे सब के सब क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अब देखिए बहुब्रीहि समास के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बहुब्रीहि, इसमें एक कंसेप्ट अभी हमें जस्ट बताना है, खैर उसको भी बताते चलते हैं, इसी छोड़ने से कोई फायदे नहीं। तो चलिए, या उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, या मुख्य रूप से चलिए पहले इसको देख ही लेते हैं, इसको काटिए। हाँ देखिए, चलिए, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, मुख्य रूप से अव्ययी भाव वाले समास को भी समझने वाले हैं अभी हम सब बढ़िया तरीके से, चलिए समझेंगे आगे क्लास में।